नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, 3 दिनों से बिहार को लेकर टिकटों के बंटवारे के अलावा यह भी समाचार था और लोगों को की अटकलें लग रही थी कि आखिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो लैंड फॉर टेंडर या लैंड फॉर जॉब मामला है, उसमें लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के बारे में न्यायालय क्या फैसला करता है। फैसला का मतलब मुकदमे का फैसला नहीं होना था। उनके विरुद्ध, जो पूरे परिवार के विरुद्ध जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, आरोप पत्र जारी किया, दूसरा आरोप पत्र उसमें दाखिल किया था, उसमें 16 लोगों को इनके परिवार सहित आरोपी बनाया गया था, उसके बारे में न्यायालय क्या कहती है और न्यायालय क्या टिप्पणी करती है। तो आज वो न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय कर दिया। तो मुख्य आरोपी पर आरोप तय करने का मतलब होता है कि बाकी सभी एक्यूज पर मुकदमा चलेगा। न्यायालय ने कहा है कि आईआरसीटी ने जो टेंडर जारी किया था, आईआरसीटी के जो रख रखाव के लिए उसमें जो होटल्स होते हैं, उसमें आपने छेड़छाड़ किया। आपने छेड़छाड़ करके और एक विशेष कंपनी को आपने लाभ पहुंचाया। लालू यादव ने कहा कि हम इस आरोप को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 होटलों का रख रखाव था, उसमें आपने सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिलाया था, जिसको सुबोध कुमार सिन्हा नामक व्यक्ति जो है उसको चला रहे हैं। आपने उनके लिए टेंडर में बदलाव कराया, ऐसा सीबीआई ने आरोप लगाया है। और ये इसके बदले आपको कीमती जमीन पटना में सस्ते दाम पर दी गई, आपको और आपके परिवार को। उन्होंने कहा कि नहीं, कहा कोर्ट ने कि नहीं, टेंडर प्रक्रिया में आपने हस्तक्षेप किया था और ये ज़मीन जो है ये आपके परिवार के पास कैसे चला गया है, कहाँ से आ गया इस व्यक्ति ने, कैसे कैसे मिला है। तो ये जो सीबीआई ने किया है, वो सीबीआई ने जो कुछ तथ्य दिए हैं उससे लगता है कि इसमें आपकी भूमिका थी। अब ये कोर्ट की सज़ा नहीं है, फैसला नहीं है, लेकिन आरोप तय होना भी एक प्रकार से चुनाव के समय राजनीतिक परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है। और कोर्ट की टिप्पणी, अब वहां विपक्ष कोर्ट की टिप्पणी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम, लोजपा, सब उनकी कोर्ट की टिप्पणियों को सामने रखेंगे और आरजेडी के नेताओं से सवाल पूछा जाएगा, मंच पर भाषण होंगे इसको लेकर। क्योंकि लालू जी तो पहले से भी सजा याफ्ता है। चारा घोटाले के 2 मामलों में उनकी सजा हो गई है। वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी बीमारी के इलाज के लिए उनको जमानत मिली हुई है, वो तो इसलिए पहले से सजा है, ऐसा भी नहीं है। अब ये दूसरा मामला आ गया। लेकिन ये इतना ही नहीं है, पूरा जो रेलवे में 2004 से 9 तक यूपीए सरकार में जब रेल मंत्री थे, तो रेल के में किसी को लाभ पहुंचाना, नौकरी देना, इसके आधार पर जो उन्होंने संपत्ति और उनके परिवार ने बनाई, जो जमीन उनके परिवार को मिले, जो कंपनी उनके परिवार के नाम से हुई, वो सारे का सीबीआई ने, उधर ईडी ने भी उन मामलों को धीरे कैसे कैसे लिंक जोड़ा है कि ये कहां से कहां आता है। तो इसलिए अब ये परिवार का, हालांकि ये टेंडर घोटाला लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी दी रेलवे में, उसके बदले आपने महंगी जमीन लिया। ये दोनों मामले देखने में अलग अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो एक ही है कि रेल के मंत्री रहते हुए आपने कहीं टेंडर में करके आपने जमीन लिया, आपके परिवार ने उसका लाभ उठाया, आर्थिक लाभ कंपनी ने लिया, कहीं आपने नौकरी दे के लिया है। और नौकरियों में भी यह है कि जो ग्रुप डी की होती है नौकरी, यानी 4th ग्रेड के, उसमें आपने बिना कोई विज्ञापन निकाले, विज्ञापन भी नहीं किया, और ऐसे लोगों को जो कि पटना आसपास या बिहार के रहने वाले हैं, उनको दूर दूर उनकी नियुक्तियां की गई। उनकी नियुक्ति मुंबई में, जबलपुर में, कोलकाता में, जयपुर, हाजीपुर, मतलब अलग अलग जगह उनकी नौकरी की गई। और उसके लिए सीबीआई ने कहा कि आपको 1,05,292 फुट जमीन आपके परिवार के सदस्यों के नाम से हुआ है, जिसमें नगद भुगतान किया गया। उनकी कीमत उस समय के अनुसार
करीब 4.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा 4,39,00,000 थी, जबकि 26 लाख रुपए और उसके स्टाम्प देकर 26 लाख रुपए उसमें लिखा है कि आपने रजिस्ट्री में आपने दिया, फिर उतने के स्टाम्प पेपर खरीदे गए। और उसके लिए आपको तो इसलिए ये ज़मीन इतने की नहीं हो सकती है। अब जाहिर है वो तो सरकारी रेट है 4,39,00,000, पता नहीं वो कितने की सारी ज़मीन होगी, हो सकता है 100-150 करोड़ की हो सारे, क्योंकि पटना में जिन जगहों पर वो ज़मीन चिन्हित हुई है, उस जहाँ पेट्रोल पंप है बाकी है, वो सब इतनी कीमती हैं कि उनकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती है। और आप अब इसके बाद जो है 3 दिन बाद उनको सबको फिर से सभी आरोपियों को इस मामले में पेश होना है। अब आप सोचिए कि आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, अब आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन पहले 2017 में इसको लेके छापा पड़ा था और सीबीआई ने अलग अलग छापे दिए थे। उसके बाद से मामला चलता रहा, फिर 2022 में छापे पड़े, फिर ईडी भी इस मामले आ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गई है, वो सारे ने अलग अलग जांच किया है, सबके मामले चल रहे हैं कोर्ट में और अलग अलग कोर्टों में, क्योंकि जहाँ सीबीआई का मामला है फिर ईडी का मामला अलग अलग चलता है। और इन लोगों से बार बार पूछताछ हुई है, छापेमारी हुई है, उसमें संपत्तियां बरामद हुई है, अरे कैश बरामद हुए, कुछ और सामान, कुछ कागजात बरामद हुए। और ऐसे ऐसे है जैसे उदाहरण के लिए एक स्वर्गीय कृष्णदेव राव है, अब उनके परिवार के 3 सदस्य को मुंबई मध्य में ग्रुप डी में नौकरी मिल गई रेलवे की। और पता चला कि 2008 में ही जिस साल नौकरी मिली है उसी साल एक काफ़ी 3,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन, 3,000 स्क्वायर फीट नहीं बल्कि 3,375 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन जो है उस परिवार ने सेल डीड, मतलब जो एकदम रजिस्ट्री होती है कि हम ये ज़मीन बेच रहे हैं, माने बिक्री कागजात दस्तावेज़ के आधार पर इनके परिवार के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। उसी प्रकार से एक हजारी राय साहब ने 2007 में एक ज़मीन जब आप किसी को सेल डीड बनाते हैं तो पैसा मिले न मिले, लेकिन आपको उसमें कुछ रकम भरनी पड़ती है, क्योंकि उस रकम के आधार पर ही बहुत सारी चीज़ें तय होती है। तो वो रकम आप भरते हैं, फिर उतना चेक पैसे आपको बैंक में ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। तो वो 10,83,000 रुपये में 2007 में एक कंपनी थी एके इन्फो सिस्टम, उसको ज़मीन बेची। बाद में पता चला कि इनके 2 भतीजों को जबलपुर में नौकरी मिल गई और बाद में उस कंपनी के सारे जो राइट्स हैं, उस कंपनी का राइट्स ही लालू प्रसाद यादव और उनके बेटी के नाम पर कर दिया गया। और फिर उस कंपनी के ज़्यादातर शेयर 2014 में इन सब ने खरीद लिया और स्वयं उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। तो अब उसके बाद सीबीआई का आरोप है कि जब जब आपके परिवार ने ज़मीन ली तो कैश में उसको खरीदा गया था, क्योंकि कुछ न कुछ कैश मिला है। ये कैश भी आपका कहाँ से आया था वो भी हो रहा है। और ज़मीन उतने की नहीं थी, ज़मीन जब जब आई है तब तक वो जो है आपके यहाँ से नौकरी गई है, तो नौकरी में आपने पैसे भी लिए, उसी से आपको नकदी मिली और फिर उसी से आपने ज़मीन लिया है और फिर वो पैसा आपने इधर उधर ट्रांसफ़र दिखाया है। तो ये है भ्रष्टाचार का मामला। अनेक उदाहरण है जो आपको आने वाले समय में धीरे धीरे मैं भी आपको बताऊंगा, पता चलेगा। अब इस मामले में कुल 16 आरोपी हैं, जिसमें पूरा उनका परिवार है, राबड़ी जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती हैं, सब बेटियां उनकी हैं। अब आप बताइए, इस समय चुनाव का समय है, अब चुनाव के समय तो ये मुद्दा उठेगा भाई। उनके जो साथी दल हैं गठबंधन के, साथी दल का भी दबाव बढ़ेगा कि भाई आप पर चार्जशीट हो गया है। तेजस्वी जी जो है उस गठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की घोषणा उनकी पार्टी कर चुकी है, यही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और ऐसे व्यक्ति के पर और परिवार पर आरोप तय हो जाता है तो वो चुनाव में मुद्दा बनेगा और उसका जनता पर असर पड़ना चाहिए। क्योंकि पहले चारा घोटाला में रहते हुए भी लालू यादव जी तो चुनाव जीते गए थे। अरे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, 1997 में वो जेल चले गए। 2000 का चुनाव आरजेडी जीती और सरकार उसकी बनी। तो इसलिए कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के बावजूद जो है 1995 में भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप आ गए थे, लेकिन वो चुनाव जीते।
लेकिन उसी भ्रष्टाचार के और कानून व्यवस्था के नाम पर उनकी सरकार गई भी। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने, उनके खिलाफ आंदोलन भी चला, न्यायालय की टिप्पणियां भी हुई और लगातार हारते ही रहे। वो तो नीतीश जी को अगर माथा नहीं फिरता कि हम सेकुलर के नेता बन जाएंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पर अटैक करेंगे, हिंदुत्व पर अटैक करेंगे, तो हमको जो है आने वाले समय में हम बड़ा नेता हो सकते हैं। और भाजपा के विरुद्ध जो वातावरण कम्युनिस्ट पार्टियों में फलाने में बनाया है, उसमें हो सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। कुछ पत्रकारों ने भी उनका दिमाग फिरा दिया था। तब लालू जी की 2015 में फिर सत्ता में वापसी हुई, क्योंकि साथ लड़े थे। तो अब यह है कि ऐसा नहीं है कि अब उनको पराजय के पीछे भी कारण था। और ये भी सच है कि अगर नीतीश जी के साथ नहीं आते तो 2010 के चुनाव में तो 18% वोट 22 सीट पर सिमट गए थे और सब पूरा परिवार चुनाव हार गया था। राबड़ी जी खुद चुनाव हार गई थी राघोपुर से, बेटी हार गई थी, सब पूरा परिवार चुनाव हार गया था। 2014 में भी कोई उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं जीता था। तो यह स्थिति थी। 2014 में तो लालू जी खुद चुनाव हार गए। तो अब ये परिस्थितियां ऐसी रही हैं। अब आप देखिए कि इस समय जो है, अगर ये जनता के बीच मुद्दा बनता है तो क्या उत्तर देंगे? क्या कोर्ट पर आरोप लगाएंगे, कोर्ट ने जानबूझकर चुनाव के बीच कर दिया? सीबीआई पर तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सीबीआई की बात कोर्ट ने क्यों मान लिया? और अब तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेताओं पर हमले किए, उनका हमला ज़्यादा तीखा होगा, और तीखा होगा तो सारा वोट प्रशांत किशोर जी में जाएगा, विपक्ष में जाएगा, जितना भी कटेगा। मान लीजिए आपका समीकरण कुछ कायम भी रहता है तो वो तो कटेगा, कुछ तो वोट कटेगा अगर एकदम से मान लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी। तो वो पॉलिटिकल आरोप में और कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम करने, दोनों में अंतर है। अगर लालू जी पर, परिवार पर केवल बीजेपी आरोप लगाती, प्रशांत किशोर आरोप लगाते, तो फिर उसका वही हालत होती जो प्रशांत किशोर ने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि भैया ये तो केजरीवाल की तरह है, उसको सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं में उसके कारण मतलब पैदा भी होता है संदेह कि हमारे नेता या समर्थकों में देखो ये भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। मामला अगर कोर्ट में होता, कोर्ट कोई टिप्पणी की थी या किसी कोर्ट के आदेश से कोई जांच शुरू हो गई होती, तो बीजेपी के लिए या जनता दल यू के लिए डिफेंड करना कठिन होता। हालांकि अशोक चौधरी अपना लड़ रहे हैं, जनता दल यू में भी मतभेद है। उनके प्रवक्ता ने, नीरज कुमार जी ने कहा है कि भाई अशोक चौधरी पर आरोप है तो वो खुद डिफेंड करें, पार्टी उनको क्यों डिफेंड करेगी। तो वहाँ ये भी चल रहा है अशोक चौधरी जी को लेकर। हालांकि उनकी बेटी शांभवी चौधरी लोजपा से सांसद हैं, 26 साल की उम्र में वो सांसद बन गई हैं। ये सवाल वहाँ उठ रहा है कि भाई उनकी क्या योग्यता थी कि लोजपा ने उनको टिकट दे दिया और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत गए। क्योंकि वहाँ से कोई भी खड़ा होता तो जीत जाता, वो एनडीए की जीत होनी थी समस्तीपुर से। तो वो सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के बजाय अगर आप पर फ्रेम हो गया है चार्ज, तो वो चार्ज का फिर उत्तर देना कठिन होगा। आप पहले भी जमानत पर हैं और वो आगे पूरा परिवार भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। भाई जिस समय का घोटाला है 2007-8, मान लीजिए उस समय जमीन मिला, उस समय तेजस्वी यादव जी की कितनी उम्र थी? लालू यादव को, मीसा भारती को छोड़ के बाकी बेटियों कितनी उम्र थी? कहाँ से इतनी संपत्ति आपके पास आ गई? ये भी तो सवाल उठेगा ना, लोग उठाएंगे। अब वो लिस्ट लेके खड़े होंगे, सब उठाएंगे कि ये पेट्रोल पंप कहाँ से आया, इतनी ज़मीन कहाँ आ गई, ये एक सिस्टम वाली कंपनी कहाँ से आ गई। और ये सब आया ही है कि आपने दिल्ली में फार्म हाउस में कैसे, फार्म हाउस में ज़मीन के उधर कैसे फार्म हाउस ले लिया, वहाँ कैसे ज़मीन ले ली, फ्रेंड्स कॉलोनी में कैसे ले ली। क्योंकि ये सारे तथ्य आ गए हुए हैं लोगों के सामने। फिर इसका उत्तर देना कठिन होगा। आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर दबाव बढ़ेगा। और जिस ढंग से तेज प्रताप यादव परिवार से अलग होकर के और लड़ाई शुरू किया है, उन्होंने स्वयं को अलग किया हुआ है परिवार से, तो उनकी आवाज़ का भी असर होगा। हालांकि माता पिता के विरुद्ध हो जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो उनको भी उत्तर देना ही पड़ेगा। तो इस चुनाव के पहले ये बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने अपने यहाँ सामाजिक न्याय के नाम पर या अग्रो पिछड़ों के नाम पर ऐसे लोगों को अपना नेता मान लिया
जो गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं और अपना घर भरते हैं, लूटते हैं, किसी को नौकरी देते हैं, उसके लिए ज़मीन लेते हैं, पैसे लेते हैं, मजबूर करते हैं, अब ये धन पिपासु क्या हमारे आपके नेता होना चाहिए? ज़रूर विचार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।